हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम घटना चक्र में सामान्य भूगोल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ या फिर आगे के जो चैप्टर होंगे उनको भी करेंगे। पार्ट 14 है। इसके पहले लगभग 14 लेक्चर मतलब 12-13 लेक्चर आ चुके हैं। ये 14वां लेक्चर है और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको ये चैनल अगर पसंद आता है और कोई आपको बेनिफिट्स मिल रहा है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में हम करेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनों के कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना एवं अन्य घटक जो होते हैं उसके डिपेंड करता है। तो इस आधार पर वनों का जो वनों को होता है निम्न आधार में डिवाइड करते हैं। तो किस पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन में। और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। और चौथा है वेलांचली व अनोबन, मतलब लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। और पांचवा है मोन्टाने फॉरेस्ट, जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है संरचना, खैर फिगर तो क्लियर नहीं है। चलिए उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल मतलब एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, किसको कहते हैं? तो ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 से लगभग 200 से अधिक होती है और अपेक्षाकृत लगभग 70% से अधिक इसमें आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी। और औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने के समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार वन रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, आयरन वुड है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य रूप से सेडार, होलक तथा कैल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय ड्राई पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन वनों में मुख्यतया अक्सर वुड, तेंदु, पलास, अमलतास, खैल और पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती, शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाती है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये वन भारत में के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कंटीले वन, झाड़ियां, कई प्रकार की घासें पाई जाती है। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल, फेर, नागफनी आदि इन वन की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। वेलांचली व वन अनूप वन क्या होते हैं? ये भारत में वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवड़ी जल वाली भूमि और गुजरात के पूर्व से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, भारत के उस पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील
गंगा के मैदान भाग में स्थित ताजे जल की दलदली क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत के हिमालयी गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली व अनूप क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव एवं अन्य आर्द्र भूमियां। मैंग्रोव वनस्पतियां लवड़ी, दलदली, ज्वारी, क्रीक, पंक मैदानों तथा ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पतियां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके कारण से इसका नाम सुंदरवन कहा जाता है। तो मोंटेने फॉरेस्ट क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय मतलब मोंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्वतीय समशीतोष्ण फॉरेस्ट तथा सब अल्पाइन फॉरेस्ट एवं अल्पाइन वन के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइप एवं शुष्क सदाबहार वन, चौड़ी पत्ती वाले पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहाँ इस प्रकार के वनों में पुष्पपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च एवं चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पाइन इन शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालय, खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये चीड़, ओक और रोडोडेंड्रोन एवं पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिका पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन की बात करें तो वेटनम मॉइस्ट एंड ड्राई वनों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन भारत के नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, केरल की ऊंचाइयों तथा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों के 3 परत पाए जाते हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी और उसके बाद पर्णपाती वृक्ष ओक एवं निचली परत में रोडोडेंड्रोन एवं चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। यही चौड़े पत्ती वाले वृक्ष फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः लाहौल, किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। ऊपर अल्पाइन वन कश्मीर का अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जूनिफर, रोडोडेंड्रॉन, विलो एवं ब्लैक कॉरेंट वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिफर, बर्च, लार्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अल्पाइन वनों को मॉइस्ट एवं शुष्क ड्राई के रूप में विभाजित किया जाता है। इन वनों अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें छोटी छोटी झाड़ियां, फर्न, रोडोडेंड्रॉन एक साथ पाए जाते हैं। ये सब डाटा दिया है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, वैसे 2021 का डाटा भी यूज होगा। तो ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर देवदार वृक्ष कितनी ऊंचाई पाई जाती है, क्या कितना, ये भी देख लीजिए। सर वृक्ष को थोड़ा पूछ लेता ना, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? हिमालय क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, अभी पीसीएस ने भी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, तो खैर। और भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्ण अर्द्र पर्णपाती वन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिपीटेड होते हैं ये। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो वह उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है कि तो आता क्यों है? तो ये है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मृदा की अनुपजाऊ होना। तेज हवा थोड़ी ना होगा, तो 1 2 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो वह होता है कम होता है। और पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, क्या वन है? और पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी मतलब टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किसी एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो वहां पर है देवदार की वृक्ष का बाहुल्य, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य में सिनकोना का वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है, बल्कि असम, केरल, पश्चिम बंगाल जहाँ पर वर्षा सामान्य होगी वहीं पर यहाँ पर दिया है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान है। और निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो वे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ये क्या है कहा जाता है? ये ढागे पलाश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का ये राष्ट्रीय पुष्प भी है, राजकीय पुष्प सॉरी। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन जो होता है वो जो होता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक दोनों में पाया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है, तो इस हिसाब से एक से ज्यादा ऑप्शन है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो वो फर्न में नहीं होते हैं, गुलर, कटहल, ऑर्किड में होते हैं। ऑर्किड तो फ्लावर ही है। अगला है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है। तो इस विविधता का कारण पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। अगला है एंटोलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो वह है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। यहाँ पर सुमेलित करना है तो सुमेलित का सागौन मध्य भारत में पाया जाता है, और जो होता है ये देवदार जो होता है ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदरी सुंदरवन में पाया जाएगा। और जो सिनकोना है मध्य भारत, सिनकोना जो है सॉरी हिमालय के तराई में पाया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं सुमेलित है? तो टीक जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। और देवदार जो होता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सुमेलित नहीं है। देवदार तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। चंदन काष्ठ केरल में पाया जाता है, ये भी गलत है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ये सही है। बाकी यहाँ पर भी वही एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मिलान करना है तो ये भी देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्रों में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं आपका मध्य गंगा मैदान में। और अल्पाइन जो होता है अल्पाइन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, देख लीजिएगा। ये भी मिलान करने वाला है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति पाई जाएगी कहाँ पाई जाएगी? ये सुंदरबन में पाई जाएगी। पतझड़ वन राजस्थान में पाया जाएगा। यहाँ पर भी दिया गया सम्मिलित करके ऑप्शन डी सही है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो पाया जाता है देवदार का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों में 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें से किसमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था? तो हुआ था यहाँ पर के साखू वन में। यह तीसरा ऑप्शन सही है। तो 1997 मध्य भारत के साखू के वन में कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप के रूप में किया जाता है? सॉरी, वह मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो वह है महोगनी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो वह है बहुत खेजड़ी। लीसा प्राप्त होता है, लीसा जो होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाशवन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। यहाँ पर मिलान करना है तो जो है अंचर रत्नागिरी कहाँ पर है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। और कुडापुर कहाँ पर है? कुडापुर जो है वो कर्नाटक में है। और पिचवरम पिचवरम है आंध्र प्रदेश में। और जो सॉरी पिचवरम जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में है। और वेम्बनाड वेम्बनाड झील तो अपना हमने सुना होगा। वेम्बनाड कहाँ पे है? केरला में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सही डी। यहाँ पर दिया है अंतरगिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल तो सही है। और भितरकनिका उड़ीसा ये भी सही है। पिचवरम ये भी सही है। तमिलनाडु वेम्बनाड केरल अभी आपने देखा।
तो डी गलत है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है तो वह है असम और केरल में। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो वह है मध्य प्रदेश। 2021 के अनुसार विकल्प में पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है तो वह है पश्चिम चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंचाई और नहरों के बारे में। ये भी कर लेते हैं, सिंचाई और नहरें। तो भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। उचित तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं जिसे स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। सबसे ज्यादा नलकूप से होता है, जिसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 46.2%। नलकूप अन्य कुओं को छोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है? 62.82%। और नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित प्रदेश भूमि है 23.66%। और तथा टैंक्स द्वारा सिंचित भूमि है 2.52% और शेष है 11%। तो 2015-16 में देश की सिंचाई की दृष्टि निवल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, फिर मध्य प्रदेश द्वितीय और तृतीय क्षेत्र किसका है? राजस्थान का है। तो भारतीय सिंचाई परियोजना के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? लघु सिंचाई, जिसके में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल होते हैं। भारत का सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। उसके बाद मध्य सिंचाई परियोजना है, इसके अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर की भूमि आती है। और तीसरा है बृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें 10,000 से लेकर के अधिक, इससे अधिक जितना भी आएगा। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं की लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है इसी से। तो विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था में से गंगा नहर, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर तत्कालीन महाराज श्री गंग सिंह ने कराया था। नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकली हुई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला वर्तमान यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किमी है। इस नहर की प्रणाली हिंडन यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुताई से पानी की कमी होने लगी थी। यह अक्टूबर आने तक इस नहर से जलपूर्ति शून्य हो गई थी। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला लगभग 3 किलोमीटर हाथीनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 की अवधि में कराया गया था। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले थे। इस नहर के से प्रथम 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिनी तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किमी तथा नहर की प्रणाली कुल 6,496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, आगरा जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा, घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबांकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की खटिमा में बनवासा के पास शारदा नदी का एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर की लंबाई लगभग 44.3 किलोमीटर है। तो शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जो है जल शाखाओं की लंबाई और रजबाहों एवं अल्पिकाओं की लंबाई मिलाकर के 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ था। 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर की लंबाई लगभग 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिनी तट से निकली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 में की गई थी। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को की गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 में प्रथम बार चलाया गया। इस नहर की प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फर्रुखाबाद जल शाखा, रेवर जल
शाखा कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो शिलान्यास इसका 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब, सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर हरीके बांध से हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती थी। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 किलोमीटर मीटर लंबा बैराज बनाया गया। इसमें कुछ नहरें निकाली गई। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव रोकने के उद्देश्य से किया गया था। बैराज के दाएं किनारे से निकली गई नहरें द्वारा गंगा नदी 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। इसकी जलवहन क्षमता होगी। केरल से पलक्कड़ जिले में चेरुकुलम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित होती है। मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुई है। माला नहर मतलब गारलैंड कैनाल सिस्टम कैप्टन दीनदयाल जे दस्तूर ने प्रसारित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने किया था। बाद में के एल राव का नाम इसमें जुड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जलग्रहण से संबंधित विकास परियोजना हरियाली का शुभारंभ किया। इसको देश भर में जल के कार्यक्रम को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। उसके बाद 2015-16 की आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुआई नेट सोन एरिया लगभग 140.3 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र जो होता है वह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम कर खेती तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई और 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये हैं समेकित बाजार भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एंड डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन कार्यक्रमों के व्यापक कार्यक्रम के स्तर पर लाया गया, जिसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। तो इसमें है जवाई परियोजना तमिलनाडु में है और बाकी नहीं है, बाकी सारे ये सुमेलित हैं। घाट प्रभा नहर कर्नाटक में, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई परियोजना तमिलनाडु में है। तो जवाई परियोजना राजस्थान लूनी की सहायक राजस्थान में है और लूनी की सहायक नदी सहायक जवाई नदी से संबंधित है। और कथन कारण दिया है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। तो ये जो है दोनों कथन कारण दोनों ही सही हैं। इसलिए मतलब ऐसे कहते हैं ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। आगे भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में लगभग 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। तो दूसरा क्योंकि नलकूप है ना कि कुएं हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से जो है सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 की प्रतिशतता सर्वाधिक किसमें है? तो हरियाणा में है। ये आंकड़े दिए गए हैं। 96 हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में 83.17 है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब। और ये 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार है। और इस मुख्य सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है और यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो और नहीं, ये दूसरा गलत है क्योंकि ये वर्षा खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे साधन हैं। और तीसरा क्या है? इससे कुछ कृषि क्षेत्र में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो तीसरा सही है, पहला सही है, ऑप्शन सी। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, क्या इंगित करती है? PWP सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ तो वह हुआ सरयू पार मैदान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो होती है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़े दिए गए हैं, देख लीजिए आप। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल संसाधन की दृष्टि अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम में। तो उत्तर प्रदेश मतलब 4, 3
2 1 भारत में माला नहर तंत्र को प्रसारित किया था। किसने किया था? दिनसाद जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, वो पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। और फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक है। और मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। और यहाँ पर दिया केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह 1966 में पूरी हुई थी। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो निकलती है गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिसमें एक सारण सिंचाई नहर भी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो वह हरिके बैराज। और हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का मतलब जल स्रोत है। निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो यह है ब्यास और सतलज के संगम पर। अगला राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो निकलती है आपका ब्यास और सतलज से, मतलब इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम सतलज और हरिके बांध है। ये है, यहाँ पर नहीं दिया ना, सतलज में भाग कर दिया रहे हमने। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है? वो प्राप्त करती है ब्यास से और रावी से और सतलज से, डी से। इंदिरा गांधी नहर रावी ब्यास सतलज से जल प्राप्त करती है। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था में भारत कौन सी है? भारत की कौन सी नहर है वो? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो गंग नहर मतलब 1927, देख लीजिए, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था में एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी के फिरोजपुर के निकट हुसैनपुर से निकाली गई है। ठीक है, तो गंग नहर है, इसमें इंदिरा गांधी नहर नहीं, सॉरी। गंग नहर को जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1987 में कराया था। शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वह है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन को सुधार करना। तो सारे सारे आप सही है। निम्न के कथन में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये सत्य नहीं है। इसमें सतलज ब्यास रावी है। और निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर क्या है? तो वह है नरौरा से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वह होती है त्रिवेणी नहर से। हरियाणी एक नई परियोजना है, क्या मतलब योजना कहाँ की है? तो यह बंजर भूमि के विकास के लिए है। यह हरियाणी योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहित संबंधित विकास योजना है। हरियाणी योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन संबंधित है। और एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या लाभ है? तो मृदा के बह जाने की रोकथाम सही है। देश की बारहमासी नदियों की मौसमी नदियों को जोड़ना, ये नहीं है। और ये है वर्षा जल संग्रहण, भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जागरण, ये सब सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन है, ये क्या करना है? देखना है कौन कौन सा मिलान सही है। तो देखते हैं, परियोजना है मंत्रालय। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके अंतर्गत आएगा? तो ये गलत है, ये भी मरुस्थलीय विकास, ये भी गलत है, ये तो कोई मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर ये सूखा प्रवण क्षेत्र जो होता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम की इंटीग्रेटिव वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों की ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम है, जिन्हें फरवरी 2009 से परिवर्तित किया गया। और कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय का बिहार डिपार्टमेंट है। और वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। ये सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के हैं? खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा प्रदान में कमी। तो जो होता है 1 3 सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। बकिंघम नहर स्थित है, तो वह नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। निम्न से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो वह कृषि क्षेत्र में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो अब संबंधित है गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उसको जाने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।